एक ऐसा ब्रांड जो 5 साल में यूनिकॉर्न बना और यूनिकॉर्न बनने के 2 साल के अंदर ही उसने अपना यूनिकॉर्न स्टेटस खो दिया। और ये सब कुछ हुआ सोशल मीडिया की वजह से। इस ब्रांड का नाम है मामा अर्थ। सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम जो कुछ टाइम पहले तक मामा अर्थ की सक्सेस का बैकबोन था, आज वही उनके बैकलैशेस, ट्रोलिंग और एलिगेशन का रीजन बन चुका है। लेकिन एक सेकेंड, ये कहानी शुरू कहां से होती है? A huge thanks to Grow for supporting this video and my channel। उनके सपोर्ट की वजह से हम इतना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है या फिर अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, डू चेक आउट ग्रो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। कुछ लोग प्रॉब्लम्स को देखकर कंप्लेन करते हैं और कुछ लोग उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाते हैं। यही डिफरेंस है एक एंटरप्रेन्योर में और एक कंज्यूमर में। गजल और वरुण अलग, जिनकी आज की नेटवर्थ 150 करोड़ से ज्यादा है, उन्होंने भी अपनी जर्नी शुरू करी थी एक पर्सनल प्रॉब्लम से। जब वरुण और गजल फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने तो नेचुरली बाकी सब पेरेंट्स की तरह वो भी अपने बेटे अगस्त्य को लेके काफी प्रोटेक्टिव थे। उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके बेटे अगस्त्य को एक्जिमा है, एक ऐसी स्किन कंडीशन जिसमें स्किन ड्राई, इची और इन्फ्लेम्ड हो जाती है। Had our son Agastya, our first son, and he was born with a certain skin condition where a lot of Indian products that we were using on him did not suit him। अपने बेटे की इस कंडीशन के लिए उन्होंने हर प्रोडक्ट चेक किया, काफी रिसर्च करी, हर जगह देखा कि क्या वर्क करता है, बट उन्हें इंडिया में एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिला जो उनके बेटे के लिए सेफ हो। हर प्रोडक्ट में पैराबेन्स, सल्फेट्स और हार्श केमिकल्स थे। सोचो, एज एन अडल्ट हमें भी पैराबेन, सल्फेट और हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज करने से मना किया जाता है, तो एक बच्चे की डेलिकेट स्किन पे ये प्रोडक्ट्स कैसे काम करते? स्पेशली अगस्त्य के केस में जो ऑलरेडी एक्जिमा से फाइट कर रहे थे। गजल और वरुण ने काफी जल्दी रियलाइज कर लिया कि मार्केट में कोई क्लीन इंडिया मेड ऑल्टरनेटिव नहीं था। उनके जैसे हजारों इंडियन पेरेंट्स यूएसए से सेफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज करते थे, एंड आयरॉनिकली ये सारे यूएस प्रोडक्ट्स इंडियन रिसोर्सेज से ही बनाए जा रहे थे। यूएस ब्रांड्स पहले इंडिया से रिसोर्सेज और मटेरियल खरीदते थे और फिर प्रोडक्ट्स बना के काफी हैवी प्राइस में इंडियंस को ही बेचते थे। ये मार्केट गैप देख के गजल एंड वरुण ने डिसाइड किया कि वो अपनी प्रॉब्लम को ही सॉल्यूशन में बदल देंगे। 2016 में गजल और वरुण ने 90 लाख की इन्वेस्टमेंट से मामा अर्थ लॉन्च किया, एक ऐसा ब्रांड जो इंडियन पेरेंट्स के लिए न्यू इंडियन पेरेंट्स ने बनाया था। इनिशियली मामा अर्थ ने 6 टॉक्सिक फ्री प्रेगनेंसी एंड बेबी सेफ प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। किसी भी स्टार्टअप की तरह गजल और वरुण को वेंडर्स ढूंढने में और अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स को पुश करने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी, बट क्योंकि वरुण ऑलरेडी कोको कोला एंड यूनिलीवर जैसे बड़े एफएमसीजी ब्रांड्स के साथ काम कर चुके थे, उन्हें ऑलरेडी पता था कि अपने प्रोडक्ट्स को कैसे स्टैंड आउट करवाना है। अपने एक्सपीरियंस और स्ट्रैटेजी को सही जगह लगा के उन्होंने मामा अर्थ का हीरो प्रोडक्ट लॉन्च करा, एक ऑल नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे, और ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। बट इसकी सक्सेस के पीछे ये 2 मेन रीजन थे। पहला, इंडियन मार्केट में बेबी सेफ मॉस्किटो रेपेलेंट कंप्लीटली मिसिंग था, और दूसरा, इनकी मार्केटिंग करने के लिए मामा अर्थ ने शिल्पा शेट्टी को फेस बनाया। देखो, एक्टर्स और आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स को यूज करके ब्रांड्स ऑथेंटिसिटी एंड ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, एक ऐसा ट्रस्ट जो कंज्यूमर को यकीन दिलाता है कि अगर ये लोग इसे यूज कर रहे हैं और रिकमेंड कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट जरूर अच्छे ही होंगे। बट 2018 में ये बात सारे ब्रांड्स को नहीं पता थी। काफी ब्रांड्स एक्टर को यूज कर रहे थे, पर एक बहुत बड़ा अनटैप मार्केट था विद अ लॉट ऑफ पोटेंशियल जिसको कोई भी नहीं देख पा रहा था सिवाय मामा अर्थ के। सोचो, इंडिया में दिसंबर 2018 तक 326 मिलियन लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे थे, और उनमें से इंस्टाग्राम यूजर्स सिर्फ उस साल के एंड तक 69 मिलियन तक पहुंच चुके थे। 265 मिलियन से ज्यादा इंडियंस तो हर महीने यूट्यूब से कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे। इमेजिन करो, 69 मिलियन इंस्टाग्राम यूजर्स और 265 मिलियन से भी ज्यादा यूट्यूब यूजर्स, और इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मार्केट में कोई भी पोटेंशियल नहीं देख रहा था मार्केटिंग के लिए। काफी सारे ब्रांड्स उस टाइम भी एड्स और थोड़े बहुत सोशल मीडिया प्रेजेंस का यूज कर रहे थे,
लेकिन कोई भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को फुली समझ नहीं पा रहा था। यहीं मामा अर्थ ने दोबारा से एक मार्केट गैप को समझा और उसे यूज किया। मामा अर्थ ने 500 से भी ज्यादा मॉम इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू एक साल के अंदर अंदर 1 लाख प्लस रियल कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाया, क्योंकि तब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट था। इनफैक्ट फर्स्ट मूवर एडवांटेज मामा अर्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल निकला। इनफैक्ट उनको बहुत ही कम पैसे स्पेंड करके अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिल गए, क्योंकि उस टाइम पर मोस्टली इन्फ्लुएंसर बार्टर कोलैबोरेशन पर काम करते थे या काफी मिनिमम अमाउंट के लिए रील्स और वीडियोस बनाने के लिए तैयार हो जाते थे। जब गजल और वरुण ने मामा अर्थ शुरू किया, उन्होंने किसी D2C ब्रांड की तरह अपनी वेबसाइट को लॉन्च करके उस पे अपना कंज्यूमर नहीं बनाया। इंस्टेड उन्होंने Amazon और Flipkart जैसी ऑलरेडी नोन प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया, जिससे उनको एक इनिशियल विजिबिलिटी मिले। पर वो लॉन्ग टर्म में अपनी डिपेंडेबिलिटी Amazon और Flipkart पर नहीं रखना चाहते थे, विच इज वाई उन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ और टैपिंग द मासेस पर ज्यादा फोकस किया। इसी वजह से उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स और फेमस सेलिब्रिटी जैसे कि शिल्पा शेट्टी, सारा अली खान और अमृता सिंह के फेसेस और इन्फ्लुएंसर्स को यूज करके मार्केटिंग पर फोकस किया, एंड गेस व्हाट, इट वर्कड। सिर्फ एक साल में उनके 1 लाख से भी ज्यादा कस्टमर के माइलस्टोन में से सिर्फ 50% रेवेन्यू Amazon और Flipkart से आ रहा था, और बाकी का रेवेन्यू इन्फ्लुएंसर लेड वायरलिटी और वर्ड ऑफ माउथ से आ रहा था। मामा अर्थ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, राइट प्रोडक्ट्स, गुड पोजीशनिंग और स्मार्ट टाइमिंग की वजह से इंडिया का फर्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग FMCG ब्रांड बन गया था। वो इतना हाइपर था कि शिल्पा शेट्टी ने खुद अप्रैल 2018 में 6.7 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए और 16 लाख शेयर एट 41.86 पर शेयर पर एक्वायर किए। पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जो काफी हद तक इस सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल थी, मामा अर्थ की मैसिव सक्सेस की स्ट्रॉन्ग बैकबोन थी, वही आज उनके लिए एक्सट्रीमली हेट और बैकलैशेस का रीजन बन गई है। मामा अर्थ की स्टोरी एक लिविंग प्रूफ है कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया किसी भी ब्रांड का मेकिंग या ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है। मेकिंग तो मैंने आपको समझा दिया, अब बात करते हैं ब्रेकिंग की। देखो, विद टाइम जब भी किसी ब्रांड को सक्सेस मिलता है, उनका इनिशियल थॉट होता है कि वो कैसे एक्सपैंड करे, कैसे न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, न्यू स्टोर्स खोले, सब कुछ एक के बाद एक खुलने लग जाता है, जिसकी वजह से क्वालिटी पे काफी केसेस में असर दिखने को मिलता है। एंड मामा अर्थ के साथ भी यही हुआ। उन्होंने क्वांटिटी पर ज्यादा फोकस करना चालू कर दिया। मॉम एंड बेबी सेंट्रिक प्रोडक्ट से वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आ गए और क्वालिटी पर ध्यान काफी ज्यादा कम हो गया। पर ये भी उनके डाउनफॉल का रियल रीजन नहीं था। रियल रीजन था कि उन्होंने इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को ऑनबोर्ड किया कि मार्केट में एक सैचुरेशन सा आ गया। हर दूसरा इन्फ्लुएंसर मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहा था, चाहे उन्होंने खुद वो प्रोडक्ट यूज किया हो या फिर ना किया हो। इससे ना ट्रस्ट कम हो गया। कंज्यूमर ने नोटिस किया कि एक ही प्रोडक्ट को हर तरह के इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहे हैं, मॉम ब्लॉगर से लेकर फैशन इन्फ्लुएंसर्स तक और हेल्थ एंड फिटनेस एंथुजियास्ट से लेकर कॉमेडी क्रिएटर्स तक सब मामा अर्थ को प्रमोट कर रहे थे। जब हर कोई ऑनेस्ट रिव्यू देने लगा तो उस ऑनेस्टी पर से भरोसा ही उठ गया। लोगों को लगा कि ये सिर्फ पेड प्रमोशन है, जिसमें इन्फ्लुएंसर का ओरिजिनल ओपिनियन है ही नहीं, बल्कि ब्रांड्स की स्क्रिप्ट है। एक और बड़ा फैक्टर था ओवर प्रमोशन एंड लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी। इन्फ्लुएंसर के फीड्स मामा अर्थ के प्रोडक्ट से भर गए। रील्स में, स्टोरीज में, पोस्ट में, हर जगह मामा अर्थ दिखने लगा। इस स्पैमिंग ने कंज्यूमर को इरिटेट करना शुरू कर दिया। जब आपको हर जगह एक ही चीज दिखती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लोग उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने लगे जिनके रिव्यूज अनरियलिस्टिकली पॉजिटिव थे। सोशल मीडिया पर काफी मीम्स और आयरॉनिक कंटेंट बनने लगा। इन्फ्लुएंसर्स को ट्रोल किया जाने लगा कि वो बिना प्रोडक्ट यूज किए बस पैसों के लिए प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मामा अर्थ की ब्रांड इमेज बुरी तरह से डैमेज हुई और उनकी सेल्स पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा। कंज्यूमर्स को लगा कि मामा अर्थ जेन्युइन रिव्यूज नहीं करवा रहा, बल्कि पेड एक्टर से झूठे रिव्यूज डलवा रहा है। इसके साथ साथ एक और क्रिटिकल पॉइंट था मामा अर्थ के डाउनफॉल के पीछे, एंड वो था प्रोडक्ट एफिकेसी पर सवाल। जब इतने बड़े स्केल पर प्रोडक्ट्स प्रमोट होते हैं या फिर सेल होते हैं तो नेचुरली कुछ यूजर्स थे जिनको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जहां सबको सब कुछ करने की फ्रीडम है, चाहे वो खुद को एक्सप्रेस करना हो या किसी और को हेट करना हो। सो जब रिजल्ट नहीं मिलता तो लोग अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर निकालने लगते हैं। यही हुआ मामा अर्थ के साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू। जो हाइप क्रिएट हुआ था वो इवेंचुअली एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के गैप में बदल गया। कंज्यूमर्स ने मामा अर्थ प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स और क्लेम पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया, स्पेशली रिगार्डिंग देयर नेचुरल एंड टॉक्सिक फ्री क्लेम्स। वैसे तो मामा अर्थ के पास मेड सेफ एंड पेटा के वो सारे एसेंशियल सर्टिफिकेट्स हैं जो चाहिए होते हैं, पर सिर्फ ज्यादा प्रमोशन की वजह से उनकी ये ऑथेंटिसिटी ओवरशैडो हो गई। और इस बैकलैश का सीधा असर मामा अर्थ के आईपीओ पर भी पड़ा। जब मामा अर्थ ने 2022 में अपना आईपीओ लाने की कोशिश करी तो मार्केट में इन्वेस्टर्स और आम जनता दोनों ने कंपनी के हाई वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी पर सवाल उठाए। काफी एनालिस्ट ने तो पॉइंट आउट किया कि उनका मार्केटिंग स्पेंड स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स पे रेवेन्यू के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई था, जिससे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी पर कंसर्न बढ़ गया। मामा अर्थ को भी रियलाइज हो गया कि उन्होंने जो हाइप क्रिएट किया था वो अब उनके खिलाफ जा रहा था। उनकी इन्फ्लुएंसर स्ट्रैटेजी जो पहले उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, अब उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई थी। मामा अर्थ ने फाइनेंशियल ईयर 24 में 2000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया था। ऐसा लग रहा था कि आगे और सक्सेस मिलेगी, पर फिर मिड 2025 तक कंपनी के फॉर्च्यून्स डिस्टर्ब हो गए। उनके स्टॉक 40% तक गिर गए और उन्होंने अपना यूनिकॉर्न स्टेटस भी खो दिया। इसके पीछे कुछ और बड़े रीजन भी थे, जैसे कि ऑफलाइन सेल स्ट्रैटेजी में चेंजेस। लेट 2023 के आसपास मामा अर्थ ने अपने ऑफलाइन सेल्स का तरीका बदल दिया। उन्होंने सुपर स्टॉकिस्ट यानी अपने मिडिलमैन को हटा दिया और डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील शुरू कर दी। उनका मानना था कि ऐसे वो अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं, पर ये चेंज स्मूथ नहीं था। इसकी वजह से डिले हुए, सप्लाई चेन मेसी हो गई और सेल्स पर सीधा सीधा असर पड़ा। सेकंड रीजन था नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की वजह से बहुत ज्यादा लॉस होना। मामा अर्थ ने अपना मार्केट एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स जैसे कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, सोप्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिसकी वजह से उनका काफी ज्यादा लॉस हुआ। देखो, हर ब्रांड गलती करता है, पर जो उनसे सीखता है वही आगे बढ़ता है। मामा अर्थ ने भी इस बैकलैश से सीखा और अपनी स्ट्रैटेजीज में काफी ज्यादा चेंजेस किए। उन्हें समझ आ गया कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है, इसलिए अब वो अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को लेके काफी ज्यादा सेलेक्टिव हो गए हैं। उन्होंने फोकस शिफ्ट किया है बिगर सेलिब्रिटी से हटाकर ऑथेंटिक माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स पर, जिनकी एंगेजमेंट रेट और ट्रस्ट बेस काफी ज्यादा जेन्युइन है। और इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी ट्रांसपेरेंसी भी काफी ज्यादा बढ़ा दी है। आजकल मामा अर्थ अपने कोलैबोरेशन में पेड पार्टनरशिप लेबल्स को क्लियरली यूज करता है और इन्फ्लुएंसर्स को भी प्रोडक्ट बेनिफिट्स के साथ साथ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने पर जोर देता है। बैकलैश के बाद मामा अर्थ फिर से अपने कोर प्रोडक्ट ऑफरिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट में भी और इन्वेस्ट करना चालू कर दिया है, ताकि उनके प्रोडक्ट्स के क्लेम सॉलिड हो और कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर हो। मामा अर्थ अपनी कोर स्ट्रैटेजीज यानी कस्टमर फीडबैक्स को सीरियसली लेने पे वापस आ चुका है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू गजल एंड वरुण, सोशल मीडिया पर जो नेगेटिव रिव्यूज आ रहे थे उन्हें एनालाइज किया जा रहा है और प्रोडक्ट्स में नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स भी लाए जा रहे हैं। मामा अर्थ की केस स्टडी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको टॉप पर पहुंचा सकती है, पर अगर उसे वाइसली मैनेज नहीं किया गया तो वो आपको वापस बॉटम पर भी ला सकती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफी ज्यादा पावरफुल है, इसमें कोई भी शक नहीं है, पर ब्रांड्स को ये याद रखना होगा कि ऑथेंटिसिटी, ट्रांसपेरेंसी और कस्टमर ट्रस्ट हमेशा टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर रेपुटेशन बनाना जितना आसान है उससे ज्यादा मुश्किल है उसे मेंटेन रखना। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक लर्निंग कर्व होता है और मामा अर्थ ने दिखाया कि कैसे एक ब्रांड बैकलैश को भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है, अगर वो अपनी गलतियों से सीखने को तैयार हो तो। अब अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो और ये वीडियोस आपको वैल्यूएबल लगी तो यार कमेंट जरूर कर देना और हमें बताओ ऐसा कौन सा ब्रांड है जिसके पीछे की मेकिंग और ब्रेकिंग पॉइंट दोनों तुम जानना चाहते हो, उसको तुम कमेंट डाउन कर देना।
बाकी अगेन थैंक्स टू ग्रो फॉर सपोर्टिंग दिस वीडियो एंड माई चैनल, डू चेक इट आउट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इसके साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड इस वीडियो पर लाइक जरूर कर देना। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।